अंबिका जी सुबह उठकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। ये उनका रोज का नियम था। जब तक भगवान के दर्शन ना कर ले तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। उन्होंने दरवाज़ा खोला ही था कि बहू पायल के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो अपने पति से कहती है, देखो तुम्हारी माँ तो सुबह नहाकर मंदिर निकल जाती है और दिन भर घर में मैं ही खटती रहती हूँ। सारा घर मुझे ही देखना होता है, झाड़ू पोछे से बर्तन, कपड़े और खाने का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैं तो इस घर से कभी निकल ही नहीं पाती हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ इनका मन नहीं लगता तो कहीं निकल जाए, मुझे तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तभी मुन्ने की रोने की आवाज़ आई। पायल मंदिर भागी। तब तक अंबिका जी मंदिर के लिए निकल चुकी थी। पर अंबिका जी ने सब सुन लिया था। ये सब एक रोज की बात नहीं थी। पायल के चिल्लाने का रोज यही समय होता था, क्योंकि उस वक्त उनका बेटा मुकुल भी घर पर ही होता था। पायल ने घर का माहौल ऐसा बना रखा था कि उसमें शांति से रह नहीं सकते थे। अंबिका जी भी थोड़ी शांति ढूंढने के लिए मंदिर ही चली जाया करती थी, क्योंकि और कहीं भी उन्हें जाने की जगह नहीं थी। एक ही बेटा मुकुल है तो उसी के साथ रहना था। मुकुल भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहता था और अपनी माँ अंबिका की बात भी नहीं मानता था। दोनों बेटे बहू उनके साथ सही व्यवहार नहीं करते थे। बहू के व्यवहार का इतना दुख नहीं होता था, पर अपने ही खून बेटे के व्यवहार से अंबिका जी मन ही मन दुखी रहती थी। वो दोनों से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि इतनी उम्र में दोनों से बहस करने की उनमें शक्ति नहीं थी। मंदिर पहुंचकर वो काफ़ी देर ईश्वर के हाथ जोड़ती रहती और एक ही बात ईश्वर से कहती, हे ईश्वर मुझे शक्ति दे, एक माँ को ये सब सहन करने की शक्ति दे। मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर वो थोड़ी देर वहाँ से छोटे बच्चों को देखती है और निहारती रहती थी जो स्कूल जा रहे होते थे। मंदिर के पास में ही सटा हुआ एक छोटा स्कूल है। काश बचपन कभी बड़ा नहीं होता, वो आहें भरती और उनकी आंखें भर जाती। उन्हें भी पढ़ने का बहुत शौक़ था। तरह तरह की किताबें पढ़ा करती थी। उनके मायके वालों ने उन्हें 9वीं तक तो पढ़ाया था और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं जाने दिया। 10वीं तक आते आते उनकी शादी करवा दी। उस ज़माने में छोटी उम्र में माँ बाप बच्चों की शादी कर देते थे। मुकुल के पिता यूँ तो अच्छे थे, पर उन्हें शराब पीने की वजह से उनका लीवर खराब हो गया और वो बहुत जल्द ही इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद उनकी राशन की दुकान पर अंबिका जी बैठने लगी। वो दुकान भी संभालती और घर भी संभालती थी। दोहरी जिम्मेदारी उठाकर भी वो बहुत खुश रहती थी और अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। मुकुल की पढ़ाई भी औसत दर्जे का ही था। वो ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। उसने स्नातक तक की पढ़ाई की और दुकान संभालने लगा। अब तो दुकान और भी अच्छी चलने लगी। धीरे धीरे मुकुल ने दुकान पर 2 नौकर रख लिए और अंबिका जी अब पूरी तरह से संभालने लगी। मुकुल की शादी की उम्र हो चली थी। पायल मुकुल को देखते ही पसंद आ गई और दोनों की शादी हो गई। अपने बेटे का घर बसता देखकर अंबिका जी काफ़ी खुश थी और वो इस चीज़ से भी खुश थी कि मुकुल में कोई बुरी आदत नहीं थी। उसे सिगरेट और शराब की बुरी लत नहीं थी और दुकान भी वो काफ़ी अच्छे से संभाल रहा था। शादी के बाद घर पायल ने संभाल लिया था और दुकान मुकुल ने। तो अब अंबिका जी निश्चित हो गई थी। अब वो चारों धाम की यात्रा पर जाने चाहती थी
उन्होंने अपनी इच्छा बेटे बहू को बताई तो पायल भड़क गई। चारों धाम की यात्रा में पता भी है कि कितना खर्चा होता है। हमें तो हनीमून पर कहीं नहीं ले गए और अपनी माँ को यात्रा पर भेजोगे। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल पायल हनीमून पर विदेश जाना चाहती थी और वहाँ जाना काफ़ी महंगा पड़ रहा था, इसीलिए मुकुल ने मना कर दिया था और फिर वो गुस्से में कहीं भी नहीं गई। अंबिका जी बहू के मुंह से ये सुनकर चुप हो गई, क्योंकि उनके अपने बेटे की बोलती बंद हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने फिर कभी चली जाऊंगी ये कहकर मन को समझा दिया। अब तक घर का खर्च अंबिका जी ही चला रही थी। मुकुल दुकान की कमाई उनके ही हाथों में देता था, फिर वो बैंक में जमा करवा देती थी। लेकिन पायल को इससे भी दिक्कत थी। मुकुल अंबिका जी को दुकान की कमाई लाकर देता था। ये बात पायल को पसंद नहीं थी, तो उसने घर में बवाल मचा दिया कि दुकान की कमाई पहले उसके हाथों में आएगी, फिर बैंक जाएगी, क्योंकि उसका पति कमा कर लाता है और पति की कमाई पर पहला अधिकार पत्नी का होता है। अंबिका जी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि घर बहू चलाए या वो चलाए एक ही बात है। अब एक ही बेटा बहू है और इन्हें इनके ही साथ रहना है। कुल मिलाकर घर में शांति और सुख बना रहे। अंबिका जी ने खुशी खुशी दुकान बेटे को संभालने दे दी और घर बहू को पैसों की सारी जिम्मेदारी थमा दी। आखिर मुझे अब करना भी क्या है? 2 रोटी खानी है और जीवन जीना है। मगर ये 2 रोटी भी उन्हें शांति से नसीब नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि उनका घर में रहना ही बहू को खटकता था। पायल बात बात पर उनका अपमान करती रहती थी और मुकुल भी चुप्पी साधे रहता था। पायल अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जैसे तैसे अंबिका जी उनके साथ में रह रही थी। एक दिन वो बाथरूम में फिसल गई और उनके पैरों में चोट लग गई। उनसे ढंग से चला नहीं जा रहा था। 2-4 दिन वो मंदिर नहीं गई तो पायल बड़बड़ाती रहती थी। अपनी मनहूस सूरत लिए घर में ही बैठी रहती है। इससे अच्छा तो यही था रोज़ मंदिर चली जाती थी। मैं भी चैन की सांस ले लेती थी, बच्चों को भी अच्छा खाने को देती थी। पर इनकी नज़रें तो खाने पर ही गड़ी रहती है। सुनो, इनका कोई दूसरा इंतज़ाम कर लो। पायल ने फैसला सुना दिया। दूसरा इंतज़ाम? ये शब्द अंबिका जी ने सुने तो सुन पड़ गई। ये लोग मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी मुकुल की आवाज़ आती है, हम मम्मी को इस उम्र में कहाँ भेजेंगे? मुझे नहीं पता। कहीं भी भेजो, पर मैं इस बुढ़िया के साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन अंबिका जी ने बेटे बहू को बात करते हुए सुना। वो उसे वृद्धा आश्रम भेजने की तैयारी में लग गए थे। बहू को बड़ी जल्दी थी कि वो अपनी सास से छुटकारा पाए। अंबिका जी के पैरों से ज़मीन सरक गई। आखिर वो तो इनको ज़रा भी परेशान नहीं करती है। अपने पोतों को भी देख लेती है और बहू के कितने सारे काम कर देती है। ये बात और है, वो उनके द्वारा किए गए कामों को गिनती नहीं है और ऐसे दर्शाती है कि सारे काम वही करती है। मैंने तो दुकान और घर भी इनके हवाले कर दिए, तो अब और क्या करूं? उनका सिर चकरा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन वो पूरी सुस्त और उदास रही। अपने पति की तस्वीर से बातें करती रही। तभी उनकी नज़र पलंग के नीचे रखे बक्से पर गई तो उनमें जान आ गई। उन्होंने बक्सा सरकाया और उसमें से कुछ फाइलें निकाली। उसमें घर और दुकान के पेपर थे जो उनके नाम पर थे। इन फाइलों को मिलने से उनमें नए जोश का संचार हुआ। दूसरे दिन मंदिर का बहाना करके
वो धीरे धीरे मंदिर के पास स्कूल में गई। वहाँ टीचर को अपनी परेशानी बताई कि वो किस तरह से अपने बेटे बहू से त्रस्त हैं। तो टीचर ने उन्हें एक वकील का फ़ोन नंबर दिया और कहा कि आप वकील से बात कर ले। वकील ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उनकी सारी कहानी सुनी तो उन्होंने पेपर देखकर कहा कि पति के निधन के बाद उसकी संपत्ति पर घर, ज़मीन, दुकान सब पर पत्नी का ही हक होता है और ये घर और दुकान भी अंबिका जी आपके नाम पर ही है। आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है। कानून आपके साथ है। ये सुनते ही अंबिका की आंखों में चमक आ गई। उसने वकील बाबू से सलाह ली और घर चली गई। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो देखा बेटा बहू बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गए थे। तब पायल बोलती है कि मम्मी जी, अब आपका और हमारा साथ रहना मुश्किल है। मैं अपने परिवार में बच्चों और पति को देखभाल करूं या आपकी देखभाल करूं? अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अपना कमरा चाहिए, घर में जगह नहीं है। वो मुकुल और मैंने आपके लिए कहीं और रहने का इंतज़ाम कर दिया है। आप चिंता मत करिएगा, हम लोग आपसे मिलने आते रहेंगे और बड़ी अच्छी जगह है। आप यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर खुश रहेंगे। तभी मुकुल बिना लाग लपेट के बोलता है, मम्मी अपना सामान पैक कर लो, हम दोनों बच्चों के आने से पहले आपको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। वहाँ आप भी आराम से रहना और इधर हम भी आराम से रहेंगे। बच्चे कुछ पूछेंगे तो कह देंगे कि दादी गांव रहने चली गई है। थोड़ा बड़े होंगे तो आपको भूल जाएंगे। अंबिका जी सामान्य होकर बोलती है, हाँ पायल, अब हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बहुत परेशानी होती है। सच में ये घर भी छोटा पड़ता है, पर मैंने एक उपाय सोचा है ताकि हम सब खुश रह सके। ये कागजात पढ़ लो। इस घर और दुकान की मालकिन मैं हूँ। बहू, तुम दोनों अब यहाँ नहीं रह सकते हो। कहीं जाकर किराए पर बड़ा सा घर ले लो ताकि बच्चों को भी परेशानी ना होगी। और हाँ, बच्चों के लिए अलग से बड़ा कमरा लेना। ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर हाँ, अब तुम दोनों को ये घर और दुकान छोड़कर जाना होगा। मैं जब तू छोटा था तभी दुकान अच्छे से संभालती थी। मुकुल, तू अपने लिए नई नौकरी तलाश ले, क्योंकि मैंने दुकान पर तेरी जगह एक लड़का रख दिया है जो तेरा सारा कामकाज संभाल लेगा। अंबिका जी का साहस और हिम्मत देखकर दोनों भौंचक्के रह गए। उन्हें यह पता नहीं था कि मम्मी उन्हें ही घर से निकाल देगी। उन दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मम्मी, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? आप हम दोनों को घर से निकाल रही हैं। हाँ, तुम दोनों ने ठीक सुना है। जब तुम दोनों इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज सकते हो, तो मैं भी तुमको घर से निकाल सकती हूँ। मम्मी, आप ये कैसे कर सकती हैं? आपने ही बेटे या बहू को घर से निकाल रही है। लोग क्या कहेंगे? सभी रिश्तेदार आपकी बातें बनाएंगे। हम आपके अपने बच्चे हैं, मुकुल ने कहा। तो मैं भी तो तेरी माँ हूँ, वो चीख कर बोली। तू मुझे कैसे घर से निकाल सकता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने हर बात पर अपनी पत्नी का साथ दिया। मैं ये सोचकर चुप रही कि कोई बात नहीं, पायल घर की बहू है और वो सदा खुश रहनी चाहिए। घर की लक्ष्मी खुश रहती है तो घर में बरकत होती है। पर मैं इस बात पर चुप नहीं रहूँगी कि तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर से निकाल दे। इस घर पर तेरा और तेरी पत्नी का
कोई हक नहीं है। घर मेरे पति का है और कानून के हिसाब से मैं इसकी वारिस हूँ। फिर वो पायल से कहती है, बहू तुम अपने रहने का कोई दूसरा इंतज़ाम कर लो, और हाँ, बच्चों को स्कूल से आने के बाद ही जाना, ताकि तुम्हारे बच्चों को भी पता चले कि दादी ने उनके मम्मी पापा को घर से क्यों निकाल दिया। तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो और निकल जाओ, ताकि मैं भी अपने घर में आराम से रहूँगी। मुझे रोज़ रोज़ अपमान के घूंट तो नहीं पीने पड़ेंगे। रोज़ बहू की जली कटी और ताने सुनने से बेहतर है मैं यहाँ अकेली रह लूँगी और दोपहर के समय दुकान चली जाऊँगी। और पायल बहू, तो तू क्या कहती थी कि मेरी नज़रें तेरे बच्चों को खाने पर लगे रहती है। अरे तो क्या हुआ, बुढ़ापे में हमारी भी खाने की इच्छा होती है, और तूने कभी मुझे भरपेट खाना नहीं दिया। ये जो तू खाने का रौब जमाती थी, ये मत भूलो कि ये खाना बनाने का सामान मेरे पति की दुकान से ही आता था। पायल और मुकुल की नज़रें झुक गई। उन्होंने माफ़ी मांगी, पर अंबिका जी उन्हें माफ़ ना कर सकी। दोनों अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चले गए। पाठकों, जो बेटे बहू अपने माँ को वृद्धा आश्रम भेजने की सोचते हैं या भेज देते हैं, तो वो भी कभी सुख नहीं रहते हैं। उनको सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवगत ज़रूर कराएं। धन्यवाद।